गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, अब ऑलमोस्ट सभी बच्चों का रीट का एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट हो चुका है और हम सभी के लिए प्रेयर करते हैं कि सभी का जो रीट की पात्रता का पेपर है वो क्लियर हो जाए। साथ ही रीट का मेन सिलेबस आने वाला है और साथ ही रीट के एग्ज़ाम के बाद प्रत्येक बच्चा सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन में लग जाएगा। अब सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंतर्गत सिलेबस का एनालिसिस और स्मार्ट स्टडी किस प्रकार की जाए और एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या रहे और सेलेक्ट और टारगेट करके पढ़ना कैसे सीखें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर आपके उजाला सर आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स सिलेबस एनालिसिस एंड स्मार्ट स्टडी एंड एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, अगर हमारे अनुसार बात की जाए कि गणित की सबसे बड़ी परिभाषा डेविड विलर के अनुसार मानी जाती है, अगर मेरे अनुसार मानी जाए, डेविड विलर जी ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गणित जानने की अपेक्षा यह ज़्यादा ज़रूरी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। कि आप बहुत ज़्यादा गणित तो पढ़ लेते हो लेकिन उसका गणितीकरण नहीं कर पाते। तो डेविड विलर जी आपसे यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गणित जानने की अपेक्षा यह ज़्यादा ज़रूरी है कि गणितीकरण कैसे की जाए। अब देखो, मैथ के अंदर तो सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। मैथ को अगर बात की जाए तो मैथ के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ में ही समझ है, जो समझ समझ के समझ को ना समझे वो सबसे बड़ा ना समझ है। मैथ के अंतर्गत जितना ज़्यादा आप समझेंगे, जितना आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, जितना उसे सॉल्व करेंगे और सिलेबस के एनालिसिस को करके पढ़ेंगे और सेलेक्ट और टारगेट करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सेलेक्टिव हो जाएंगे। बच्चा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया लेकिन तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आपने देखा होगा आज के इस बढ़ते हुए युग में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 4-4 महीने की स्टडी करने के बाद ही अपनी जॉब को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 4 साल तैयारी करने के बावजूद भी अपनी जॉब प्राप्त नहीं कर पाते। समस्या यही होती है कि वो बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कहीं यहाँ से आ गया, कहीं यहाँ से आ गया, कहीं यहाँ से आ गया। हमें कुछ नहीं पढ़ना होता है, हमें उतना ही पढ़ना होता है, टारगेट करके पढ़ना होता है, सेलेक्ट करके पढ़ना होता है कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है और मेरे सिलेबस में ये है। अब क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिल जाते हैं, कैसे मिल जाते हैं, कितने मिल जाते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल और केवल अपने सिलेबस से मतलब होता है। कभी भी कोई भी जो क्वेश्चन है आपका सिलेबस से बाहर नहीं जाता। हमेशा सिलेबस को अपनी नज़रों के सामने रखो, सिलेबस के अंदर क्या दिया हुआ और आपको क्या पढ़ना है वो याद रखना है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। सिलेबस अगर आपकी नज़रों के सामने है तो आसानी से आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस के एनालिसिस की। सबसे पहले आप जो बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस के एनालिसिस की, स्मार्ट स्टडी की, कैसे स्मार्ट स्टडी की जाए, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या हो और सेलेक्ट और टारगेट करके पढ़ना सीखें तो वो कैसे सीखें। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की पेज की तरफ मूव करते हैं और सबसे पहला टॉपिक है आपका 2022 सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती गणित की स्ट्रेटजी क्या रहे, रणनीति क्या रहे। देखिए, इस रणनीति की अगर बात करते हो तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अनुसार अब जो कंपलसरी टॉपिक कर दिया 40%, प्रत्येक बच्चे को 40% प्रत्येक पेपर में लाना कंपलसरी है और ST SC OBC वालों के लिए 35%। ठीक है, अब बच्चा प्रिपरेशन तो कर रहा है 100% की, तो आपकी रणनीति पहले तो ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी शर्त पर आपका फर्स्ट 40% क्लियर हो और जैसे ही 40% क्लियर हो जाता है तो फिर हम उसमें करेंगे मोर देन 40%, यानी कि 40% से अधिक अब हम उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी के अंतर्गत आपके माइंड में यही फिक्स होना चाहिए कि 40% हम कैसे ऐड करें
और सेकंड आपकी स्ट्रेटजी का पॉइंट होना चाहिए कि 40% में अब हम और ऐड करें तो वो कैसे ऐड करें। तो रणनीति का पहला हिस्सा सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंतर्गत पहला टारगेट होना चाहिए 40% और दूसरा टारगेट होना चाहिए 40% से अतिरिक्त अब इसमें कैसे ऐड कर पाते हैं। क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 40% कंपलसरी किया है, जीके वाला पेपर हो या मैथ वाला पेपर हो। अब मोस्टली बच्चे, आधे बच्चे तो ऐसे हैं कि जो जीके वाले पेपर में ही आउट हो जाएंगे, कुछ बच्चे मैथ वाले पेपर में आउट हो जाएंगे। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 40% कैसे अटेम्प्ट किया जाए। अब इस रणनीति को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो हमने रणनीति बनाई है इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो रणनीति के नेक्स्ट चरण में बढ़ते हुए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टॉपिक नंबर फर्स्ट है, पहला पॉइंट है कॉमन टॉपिक। इस रणनीति के अंतर्गत पहला जो टॉपिक है वो है कॉमन टॉपिक। कॉमन टॉपिक से मतलब कि 12th के, ग्रेजुएशन के और साथ में नंबर टॉपिक्स जिनसे नंबर ज़्यादा आ सकते हैं। 12th के, ग्रेजुएशन के और नंबर टॉपिक्स, इनमें से कौन सा टॉपिक पहले पढ़ा जाए जिससे ज़्यादा नंबर आ सके। और 12th और ग्रेजुएशन दोनों में कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं जिससे हमें चीज़ों को समझने में आसानी रहे। क्योंकि बीएससी जब आप पढ़ते हो तो बीएससी और 11th 12th के कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं और बीएससी आपके तभी समझ में आ सकती है जब आपका 11th 12th वाला वह पोर्शन तैयार हो। अब देखिए इसकी अगर हम बात करें 2D 3D और एनालिटिक जियोमेट्री, ये ग्रेजुएशन का पार्ट हो गया, ये आपका 11th 12th का पार्ट हो गया। अब दोनों को मिला दिया जाए 2D 3D और एनालिटिक जियोमेट्री को, तो यहाँ से आपके 15 से 16 या 17 से 18 क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। अब 17 से 18 130 मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं और जिसमें से 17 से 18 क्वेश्चन या 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं आपके, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका मीन ये हुआ कि आप काफ़ी निकटतम पहुँच गए सिलेक्शन के। दूसरा है वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और वेक्टर कैलकुलस से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। और पुराने पेपर को उठा के देखो तो सभी पेपर से वेक्टर कैलकुलस से 5 क्वेश्चंस और वेक्टर एलजेब्रा से 4 क्वेश्चंस हैं और 5 है। कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं ऑलमोस्ट। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इस बार ऐड हुआ है तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। अगर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन 12th लेवल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रेजुएशन लेवल, दोनों को अगर मिला के बात करें तो 9 से 10 क्वेश्चन आने के चांसेज हैं और हर साल आते भी हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस और एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस ग्रेजुएशन लेवल में भी आपके 4 चैप्टर ऐड हुए हैं। तो इन दोनों को अगर मिलाकर बात की जाए तो यहाँ से आपके 8 से 9 या 9 से 10 क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। 8 से 9 या 9 से 10 क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। इंटीग्रेशन और एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन और एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, इन दोनों पोर्शंस को मिला दिया जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चंस आने के चांसेज हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये थोड़ा सा एनालिसिस किया है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर आप कैसे पढ़ेंगे। ये कॉमन टॉपिक है जो 11th 12th में भी है और ग्रेजुएशन में भी है। पहले 11th 12th के प्रिपेयर करेंगे फिर ग्रेजुएशन के करेंगे और ऑलमोस्ट यही टॉपिक आपको लगभग 40% के नज़दीक पहुंचा देगा। 5 जो टॉपिक्स हैं यही आपको ऑलमोस्ट 40% के नज़दीक पहुंचा देता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट रणनीति का होना चाहिए, सेकंड पॉइंट होना चाहिए रणनीति का अप्रॉक्सीमेशन फिक्स नंबर टॉपिक। जो फिक्स नंबर टॉपिक हैं यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं और इतने क्वेश्चंस आते ही हैं, वो फिक्स हैं। पुराने पेपर उठा के देखो, एनालिसिस करके देखो, तो उन्हें पढ़ने का ज़्यादा प्रयास करो। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने पेपर से एनए से 5 क्वेश्चन और अंतर समीकरण से 2 क्वेश्चन, हर साल लगभग 7 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कंटिन्यूस। एलपीपी से हर साल आपको 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं था, इस बार 100% 5 क्वेश्चंस मिलेंगे।
रियल एनालिसिस से हर साल 4 क्वेश्चंस मिलते हैं। स्टैटिक्स डायनेमिक्स, इससे आपके 5 से 6 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और चाहो तो इस वाले पार्ट को, स्टैटिक्स डायनेमिक्स को, आप टफ वाले पोर्शंस में डाल सकते हो। स्टैटिक्स डायनेमिक्स में क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चंस को करने के लिए हमें रिजल्ट्स ज़्यादा याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद तीसरा जो पोर्शन है, हमने टॉपिक डाला है इजी टॉपिक्स। पहले हमने कॉमन टॉपिक पढ़े, सेकंड पार्ट में हमने पढ़े थे कॉमन टॉपिक के बाद में अप्रॉक्सीमेशन फिक्स नंबर टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थर्ड है इजी टॉपिक। अब इजी टॉपिक में 9th 10th स्टैंडर्ड सभी जानते हैं, क्षेत्रमिति है, ज्यामिति है, कौन सिलेंडर, इसको इसमें परिवर्तित किया, गोलियों की संख्या, आयतनों के अनुपात, इस प्रकार के क्वेश्चंस आसानी से आप कर लेते हो। त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज, सर्वांग समत्रिभुज, इस प्रकार के छोटे मोटे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, समांतर चतुर्भुज, एक्स्ट्रा, इस प्रकार के प्रत्येक क्वेश्चन को आप इजी टॉपिक्स में ले सकते हो। अब यहाँ से आपके 17 से 18 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये टॉपिक काफ़ी इजी पड़ता है। नंबर सिस्टम का टॉपिक भी इसमें मान सकते हो या अलग से लिख सकते हो। मैट्रिक्स डिटरमेंट 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं। डिटरमेंट के क्वेश्चंस को, मैट्रिक्स के 2 या 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हो। और जो भी आपको इजी टॉपिक लगे वो इस कैटेगरी में आप डाल सकते हो, थर्ड में। और ये अगर टफ लगते हैं तो टफ वाली कैटेगरी में आप इसे डाल लेना। तो चौथा पोर्शन है इसका डिफिकल्ट टॉपिक्स, जो टफ टॉपिक है रणनीति का, कि जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। अब आप इसे बहुत गहनता से पढ़ रहे हो तो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर ऊपर से पढ़ के जा रहे हो तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो नॉर्मल फॉर्मूले पढ़ जाओ। अगर टाइम मिलता है तो लास्ट में डिफिकल्ट टॉपिक्स को लेना है। बाइनोमियल्स, थ्योरम, बाई ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जाता है तो, नहीं छोटे मोटे रिजल्ट्स होते हैं। एलजेब्रा है, एलजेब्रा के अंतर्गत परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आता है, बाइनोमियल्स आता है, ये आपका क्रमचय संचय, बाइनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और आपका एपीजीपी, और भी टॉपिक्स आते हैं। जो भी आप चाहो वो आपके अनुसार है। इन दोनों टॉपिक्स को, इससे पिछले वाले को, टफ और इजी को आपस में रिप्लेस कर सकते हो। और पीछे जो भी टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन फिक्स नंबर टॉपिक्स में से, अगर आपको इसमें से भी कोई टफ टॉपिक लगता है तो उसे अपनी कैटेगरी में आप डिवाइड कर लेना। ये मेरे अनुसार बनाया हुआ परफॉर्मा है, आप अपने अनुसार परफॉर्मा चेंज कर सकते हो जैसा भी आपको उचित लगे। पहले तो आपको जिससे नंबर ज़्यादा खिंचेंगे और 11th 12th और ग्रेजुएशन के जो कॉमन टॉपिक होंगे वो पढ़ेंगे। सेकेंड हम पढ़ेंगे जो फिक्स नंबर टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इतने क्वेश्चन आएंगे उनको करेंगे। थर्ड हम पढ़ते हैं इजी टॉपिक्स, और चौथा पढ़ते हैं हम डिफिकल्ट टॉपिक्स। ठीक है भाई। देखिए क्या है कि वक्त अभी आपका है, और चाहे तो इसे सोने में गुजार दो या इसे सोना बना दो, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ये चीज़ भी आप जानते हो, क्योंकि आज के इस युग के अंतर्गत जो ज़्यादा मेहनत कर लेगा वही सफल हो पाएगा। मेहनत तो लगभग सभी करते हैं, लेकिन ज़्यादा मेहनत के साथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो कर लेगा वो सफल हो पाएगा। इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट जो कर लेगा वो सफल हो पाएगा। अब टाइम मैनेजमेंट की अगर आप बात करें तो टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत सबसे पहले जब हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तो टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जब फुल लेंथ के टेस्ट लेंगे आपके 150 क्वेश्चंस के, तो उसमें जिस टाइम मैनेजमेंट को मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा। मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट को बता रहा हूँ, तो ऊपर नीचे आप कर सकते हो 1 आध मिनट्स को। तो उसके अनुसार अगर आप टाइम मैनेजमेंट बनाते हो तो मेरा मानना है 90 to 110, अर्थात 90 से 110 नंबर के बीच आप पहुंच सकते हैं। हो सकता है 120 पे भी पहुंच जाओ, हो सकता है 130 पे भी पहुंच जाओ 150 में से, हो सकता है 150 में से 150 पर भी पहुंच जाओ। डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, कम समय में मैक्सिमम रिजल्ट देना। ठीक है भाई, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपने देखा भी होगा आज के इस बढ़ते हुए युग में क्या होता है कि एक बच्चा तो 4 घंटे पढ़ रहा है और एक बच्चा 22 घंटे पढ़ रहा है। 4 घंटे वाले का सिलेक्शन हो गया, 22 घंटे वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने देखा होगा भैया कहाँ जा रहा हो, कि भाई मैं तो आनंद लेवे जा रहा हूँ। भाई तू आनंद लेवे जा रहा हो? भाई मैं तो नहीं जा रहा, मुझे तो पढ़ना है।
उसके माइंड के ऊपर प्रेशर है कि भाई वो तो पढ़ना है, लेकिन वो आनंद लेने के लिए जा रहा है, उसका सिलेक्शन हो गया, और जो आनंद लेवे ना जा रहा होगा वो सिलेक्शन ना हुआ, क्योंकि उसके माइंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं लेना जितना आप सोचते हैं, ठीक है भाई। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि हम टाइम पीरियड को, टाइम मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करें प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए। तो मैंने प्रयास किया है, आप अपने अकॉर्डेंस से एक आध मिनट ऊपर नीचे कर सकते हो, वो मेरे अकॉर्डेंस है, ठीक है भाई। हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम पेपर विथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। विथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम एग्जाम पेपर को कैसे अटेंड करें, ठीक है भाई। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लगभग 5 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं देंगे। 1 मिनट में थ्योरी वाले क्वेश्चंस पढ़ जाते हैं और 1 मिनट में गोला भर जाते हैं, ठीक है भाई। रियल एनालिसिस 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं देंगे। थ्योरी वाले क्वेश्चन से पढ़े और आंसर लगाया, इसके बाद एनए और अंतर समीकरण के जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण और अंतर समीकरण, डिफरेंशिएशन, इसके 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। 1 मिनट की भी एवरेज लगाते हो तो 7 मिनट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो देखते ही हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को हो सकता है आपको सॉल्व करना पड़ जाए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मिनट की एवरेज लगा सकते हो। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंस एंड इंटीग्रल कैलकुलस दोनों को मिलाकर 12 से 15 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 15 मिनट का टारगेट कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन 8 से 9 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मिनट का टारगेट कर सकते हो। वेक्टर एनालिसिस 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मिनट का टारगेट कर सकते हो। एनालिटिक जियोमेट्री, स्फीयर कॉन सिलेंडर, 3 क्वेश्चंस मान के चल सकते हो, 3 मिनट का टारगेट कर सकते हो। स्टैटिक्स डायनेमिक्स 4 से 5 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चंस, 5 मिनट का टारगेट कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट याद रखने हैं आपको, और रिजल्ट याद रखने वालों को 5 मिनट भी ज़्यादा रहते हैं। एलपीपी के क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल्स आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चंस ना के बराबर आता है, कोई एक आधी आ सकता है, अदरवाइज ऑप्शन से ही हो जाते हैं। इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट का समय देंगे। जिनको कम समय दे रहे हैं वो समय दूसरे के लिए भरपाई करता है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 5 से 6 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, तो हम 5 मिनट का मैक्सिमम टारगेट रख के चलते हैं। वो अपने अनुसार आप 1-2 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हो। वेक्टर अलजेब्रा में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें कितने मिनट का टारगेट कर सकते हो, 5 मिनट का टारगेट कर सकते हो। ये वेक्टर अलजेब्रा आपका 12th लेवल का है, और ये वेक्टर एनालिसिस आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। इसके बाद अगर चर्चा करें कैलकुलस बीएससी लेवल का 6 से 7 क्वेश्चन 6 मिनट का टारगेट कर सकते हो। टिग्नोमेट्री 4 से 5 क्वेश्चन 3 से 4 मिनट का टारगेट कर सकते हो। सेट रिलेशन फंक्शन 5 से 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 मिनट का टारगेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा समय लगता नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन। 2D की बात करें, 2D में 12 से 13 क्वेश्चन आ जाते हैं, या 9 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। 3D की बात की जाए तो 3D में आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 मिनट का टारगेट कर सकते हो। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंतर्गत 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके 6 मिनट का टारगेट कर सकते हो। एलजेब्रा के अंतर्गत जो एलजेब्रा है 12th लेवल की, जिसके अंतर्गत एपी जीपी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल्स एक्स्ट्रा जो आते हैं, उसमें आप 15 से 16 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो 20 मिनट का। कम भी हो सकते हैं भाई, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, एग्जामिनर ये फिक्स नहीं करके देता कि इतने क्वेश्चन मैं दूंगा। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। इसके बाद प्लेन ज्योमेट्री, क्षेत्रमिति वाला कॉन्सेप्ट है 9-10th का, क्षेत्रमिति है, ज्यामिति है, और इसके 9 से 10 क्वेश्चंस या 11-12 भी हो सकते हैं, 10 मिनट का टाइम लगा सकते हो। उसके अंदर हमने नंबर सिस्टम को ऐड किया था। नंबर सिस्टम अगर मैं अलग से लिख दूं तो 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 5 मिनट का टारगेट कर सकते हो। टीचिंग मेथड 20 क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपसे आते हैं तो केवल पढ़ा तो 30 सेकंड की एक एवरेज भी निकाल के देते हो, तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने मिनट का टारगेट करेंगे, 10 मिनट का टारगेट करेंगे। तो इस प्रकार हम नंबर का एनालिसिस कर सकते हैं, टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, और हमारा जो मेन प्रयास है कि हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट्स दें। इसके बाद अगर आगे बात करें एग्ज़ाम पेपर स्ट्रेटजी, कि एग्ज़ाम पेपर की जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहनी चाहिए, कि एग्ज़ाम पेपर की जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहनी चाहिए, कि एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत आप बैठे हुए हैं, तो बैठे रहने के बावजूद आप पेपर को सॉल्व करते हो, तो पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए।
तो पेपर को सॉल्व करने के लिए आप दो प्रकार की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। अब दो प्रकार की स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, तो टाइप नंबर फर्स्ट और एक टाइप नंबर सेकंड, ये अकॉर्डिंग टू मी है और आप कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। एग्जाम हॉल के अंतर्गत बैठे हुए हो तो टाइप फर्स्ट के अंतर्गत 15 मिनट प्रेशर, आपको क्या करना होगा कि शुरू के 15 मिनट प्रेशर लेना होगा और शुरू के 15 मिनट प्रेशर लेकर आपको क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस देखने होंगे और पूरे 150 क्वेश्चंस देखते जा रहे हो और देखते जा रहे हो, देखते 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 उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे 11-12 के, कुछ ग्रेजुएशंस के जो डायरेक्ट रिजल्ट से होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑप्शन से होंगे, कुछ क्वेश्चंस टीचिंग मेथड के होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जिन्हें केवल ऑप्शन से सेटिस्फाई कराया जाता है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, ज़्यादा प्रेशर आपको लेना नहीं है। बच्चा क्या करता है कि ज़्यादा प्रेशर ले लेता है और ज़्यादा प्रेशर लेने के कारण वो सोचता है कि 150 क्वेश्चंस पढ़ता चल रहा है और फॉर्मूले को माइंड में रख रहा है। हमें फार्मूला उस समय माइंड में नहीं रखना है, केवल डायरेक्ट रिजल्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं, ऑप्शंस वाले करने हैं, टीचिंग मेथड वाले करने। 15 मिनट के अंतर्गत 50 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है और 10 मिनट में आप OMR फिल करेंगे। टोटल 25 मिनट और 25 मिनट के बाद आपका पेपर 2.5 घंटे का होता है। उसके बाद 2 घंटे 5 मिनट बचते हैं और 2 घंटे 5 मिनट बचते हैं। तो इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जब आप क्वेश्चंस पढ़ते जा रहे हैं, कौन सा इजी है, कौन सा टफ है, कौन सा मीडियम है, जो आपको लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाएंगे, हाउ मैनी कंडीशंस, इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो उसे कर देंगे क्रॉस। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इजी है जिसे मैं आसानी से कर सकता हूँ, सेकंड राउंड में करूँगा, तो उसे कर देंगे सर्किल। और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है लेकिन मैं इसे जानता हूँ और मैं इसे कर सकता हूँ और आंसर निकाल सकता हूँ, तो उसे स्क्वायर में बंद कर देंगे। इससे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। इससे आपका टाइम की बचत होती है और टाइम की बचत होती है तो इससे आपको कोई समस्या भी नहीं होती कि आपका टाइम जो है प्रॉपर रूप से बच चुका है, क्योंकि दोबारा इस क्वेश्चंस को देखेंगे नहीं। सेकंड टाइम में इसी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे स्पीड से, फिर थर्ड टाइम में इस स्पीड से, क्योंकि अगर लास्ट टाइम में अगर आप 5 से 6 क्वेश्चंस टफ भी निकाल पाते हो तो 5 से 6 क्वेश्चंस का मतलब हो जाता है 10 नंबर। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। साथ में होती है कि भाई हमें तो प्रेशर लेना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए हमें तो प्रेशर लेना ही नहीं है, तो सेकंड टाइप स्ट्रेटजी होती है। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट किया जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट किया जाता है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने के बाद सीधे ही आप 1 घंटे तक क्वेश्चन सॉल्व करते हो। 1 घंटे तक क्वेश्चन सॉल्व करते हो और 1 घंटे में आपसे चाहे 20 क्वेश्चन हुए, चाहे 30 क्वेश्चन हुए, चाहे 40 हुए, चाहे 50 हुए, जितने भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हुए, तो 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उन्हें तुरंत OMR में फिल करेंगे आप। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा एग्ज़ाम पेपर देने के लिए जब भी जाता है तो वो सोचता है कि भाई मैं पहले 2 घंटे पेपर कर लेता हूँ, लास्ट के आधे घंटे में OMR फिल कर दूँगा, या पहले मैं 2.25 घंटे पेपर कर लेता हूँ, लास्ट के 15 मिनट में OMR फिल कर दूँगा। अब वो जब भी पेपर की क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसके माइंड के अंतर्गत एक ही चीज़ रहेगी कि मुझे OMR भी भरनी है, मुझे OMR भी भरनी है, मुझे OMR भी भरनी है। इस कारण वो माइंड पे ले लेता है प्रेशर, और प्रेशर लेने के कारण ना तो उससे OMR फिलअप हो पाती है और ना ही उससे एग्ज़ाम पेपर सॉल्व हो पाता है। मैंने काफ़ी टाइम एग्ज़ाम हॉल के अंदर देखा है बच्चों की OMR रह जाती है। अब OMR से भी मतलब नहीं है, क्या बच्चा इंटेलिजेंट काफ़ी होता है और काफ़ी इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी कभी कभार अपने एग्ज़ाम सेंटर पर समय से नहीं पहुंच पाता, कभी कभार एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाता है तो अपने रोल नंबर को मैच नहीं कर पाता, कभी कभार जल्दबाजी में OMR को फिलअप करने में 2, 4, 5 क्वेश्चंस गलत कर देता है। तो इतनी इंटेलिजेंसी भी काम नहीं देती। इंटेलिजेंट हो, एक दिन पहले अच्छी सी रणनीति बनाओ कि भाई हमें एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाना है,
OMR ऐसे फिलअप करनी है, प्रेशर लेना नहीं है। अगर OMR साथ के साथ फिलअप होती चलती है तो 4 से 5 सेकंड का डिफरेंस पड़ता है, ज़्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं, और बट प्रेशर आपके माइंड के ऊपर नहीं आता। अब 1 घंटे में सपोज दैट आप 69 क्वेश्चन तक पहुँचे थे, जिसमें से आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, 40 सही और 40 को आपने OMR में फिल कर दिया। अब 69 के बाद जैसे ही आप 70 नंबर के क्वेश्चंस पे जाएंगे, इधर आप OMR पे उंगली रखेंगे 70 नंबर के क्वेश्चन पर, और यहाँ आप 70 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो 71 पे चले जाएंगे, उंगली को नीचे ले लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, और हो जाता है तो सीधे OMR को फिल कर देंगे। तो साथ के साथ अब आप OMR को फिल करते चलेंगे 1 घंटे के बाद। अब OMR आपके साथ के साथ फिल होती जा रही है, क्वेश्चंस आपके आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद उंगली को OMR से कभी हटाओ मत, और साथ के साथ फिल करते चलो, इससे आपके माइंड पे प्रेशर नहीं आएगा, क्वेश्चंस आपके निकलते जा रहे हैं और OMR आपकी फिल होती जा रही है साथ के साथ, इससे प्रेशर आता नहीं। OMR में भी गलती के कम चांसेज रहते हैं, और OMR में गलती के कम चांसेज रहते हैं तो आपके नंबर भी ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा। टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको टॉपिक सेलेक्टिव करने होंगे, कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है। 4 कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया है, और आप इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखेंगे। और हमने जो प्रयास किया है यूट्यूब के थ्रू, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन सॉल्व करवाने का प्रयास किया है, और हम आशा करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ प्रत्येक बच्चा भविष्य में सेकंड ग्रेड की जॉब करे, या कोई भी जॉब करे, जॉब करता हुआ हमें अवश्य मिलना चाहिए। हम अपनी ओर से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और आपको टारगेट करके पढ़ना सिखाएंगे, और पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी बोर्ड पर हम क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं कि हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन से बाहर ना जाए। जैसे कि मान के चलिए हमने एक टॉपिक लिया पदिक समीकरण। अब पदिक समीकरण अगर आप टॉपिक ले रहे हो, इसमें अगर इसको सॉल्व करते हो, सॉल्व करने में आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर 4 से 5 बुक का एनालिसिस किया जाए तो टोटल बुक्सों के अंतर्गत 16 समीकरण हैं, और 16 समीकरणों के पदिक समीकरण हैं। अब 16 समीकरणों के पदिक समीकरण हैं, तो इधर की साइड में आप इक्वेशन लिख लो, इधर की साइड में आप पदिक समीकरण लिख लो। याद करने का तरीका हम बता देंगे आपको। तो हमारा जो पूरा प्रयास रहेगा, आपको क्वेश्चंस निकालना सिखाएंगे ऑप्शन से, आपको क्वेश्चंस निकालना सिखाएंगे शॉर्ट मेथड से, लॉन्ग मेथड से भी सिखाएंगे। कुछ क्वेश्चंस रटने वाले होंगे तो रटने के लिए बताएंगे आपको साथ में, और इसके अतिरिक्त आपको पूरा मैटर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद हम आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे, और उजाला सर मैथ के नाम से आपको यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए स्ट्रेटजी के लिए इतना ही है, और हम आशा करते हैं पुनः कि हमारा पढ़ाया हुआ प्रत्येक बच्चा गवर्नमेंट जॉब करे, और हम आपसे भी आशा करते हैं कि आप अपनी मेहनत में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अब 3 से 4 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, इसके अंतर्गत आपके माइंड के अंदर कोई भी चीज़ बसी नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल एक ही चीज़ सेकंड ग्रेड। हाउ मैनी कंडीशंस सेकंड ग्रेड, और सेकंड ग्रेड में भी किसका टीचर, मैथ का टीचर। ठीक है भाई, आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।